केमिस्ट्री क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यानी इस चैप्टर में हम रासायनिक के अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे और समीकरणों के बारे में जानेंगे, और दैनिक जीवन में हम लोग जो भी उपयोग करते हैं उसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। हमारे पीछे जो देख रहे हैं इस चैप्टर को आप एकदम फुल्ली डिटेल से पढ़ाएंगे। चश्मा पहनने का एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा चोट लगा हुआ है, इसी कारण, ताकि आपको असहज महसूस ना हो, इसके कारण से ही हमने ये चश्मा का उपयोग किया है। तो इस चैप्टर में हम आप लोगों को एकदम फुल्ली एकदम डिटेल से पढ़ाएंगे और खूब मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें आता है, इस चैप्टर का सबसे खास हेडिंग का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग होता है और दैनिक जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है हम लोग का जीवन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, हेडिंग का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसका परिभाषा दिया हुआ है कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया करते हैं। यानी कि एक पदार्थ इधर से आया, एक पदार्थ इधर से आया, जब दोनों मिला, जब दोनों एक साथ हुआ तो उससे क्या बनेगा? एक नया पदार्थ बनेगा। तो उसे क्या कहेंगे हम? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जो मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम क्या हुआ? ये मैग्नीशियम जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आया, किसके संपर्क में आया? ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2, और मैग्नीशियम को बोलते हैं Mg। तो जैसे ही मैग्नीशियम क्या हुआ? ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो क्या बना दिया? MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। क्या बना दिया? इससे क्या बना दिया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया। यानी कि क्या हुआ? ये दोनों क्या था? एक पदार्थ था। ये भी एक क्या था? एक पदार्थ था। जब दोनों पदार्थ एक साथ है, मिल गया। क्या मिल गया? एक साथ। तो एक क्या बना? एक नया पदार्थ बना। अब इसी को जो जब पूरा हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जब दोनों मिला तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। इसी को हम क्या कहेंगे? हम रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। ये था अभिक्रिया से पहले, और ये हुआ अभिक्रिया के बाद। इसमें हम पूरा, इसमें जो जो हम टेस्ट दिए हैं, जो जो भी लिखे हैं, उसको लिखने का आप प्रयास कीजिएगा हो सके तो। इसमें देखिए हम व्याख्या किए हैं कि जो पुराने पदार्थ है, जो पुराने पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी जो मैग्नीशियम है, जो ऑक्सीजन है, उसको हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और जो नए पदार्थ बन रहा है उसे क्या कहेंगे? हम उत्पाद कहेंगे। तो इसमें जो नए पदार्थ वो क्या बन रहा है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, जो नया पदार्थ है, उसे हम क्या कहेंगे? हम उत्पाद कहेंगे। हम छोटू पंखा बंद कर दो। हाँ, जो नए पुराना पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक। यानी इसमें पुराना पदार्थ क्या है? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। क्या है? ये पुराना पदार्थ है। इस दोनों जब मिला तो क्या बन गया? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ? नया पदार्थ। इसको हम क्या कहेंगे? उत्पाद कहेंगे। ये हो गया अभिकारक, ये हो गया। तो इसमें जो पुराना पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्यों? जो भी पुराना पदार्थ होगा उसको रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिस्ट्री में उसे हम क्या कहेंगे? हम अभिकारक कहेंगे। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के बाद उससे जो नया पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? हम उसे हम कहेंगे उत्पाद। और इसे क्या कहेंगे? हम उत्पाद कहेंगे। तो उत्पाद क्या बन रहा है? यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इसमें हम जानने वाले, इसको नोट करने बात यह है कि जो पुराना पदार्थ होता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, और जो नए पदार्थ होता है उसे कहते हैं उत्पाद। और इसमें जो पदार्थ बनता है, तो जो पुराने पदार्थ का जो गुण होगा वो नए पदार्थ का गुण क्या होगा? उससे अलग होगा। यही बात इसमें लिखा है। जो नए पदार्थ का जो गुण होता है वो पुराने पदार्थ के गुण से क्या होता है? अलग होता है। दैनिक जीवन में इसका हम एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। जैसे लोहे में जंग लगना। लोहे में क्या है? जंग लगना। लोहे में क्या करता है? जंग लगता है। पहले लोहा एकदम साफ सुथरा रहता है, उसमें जैसे ही जंग लगता है वो क्या पड़ जाता है? वो काला पड़ जाता है। दूध का फटना क्या होता है? दूध का फटना। ये भी एक प्रकार का क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। और जैसे भोजन का पकना,
यानी क्या है, भोजन पहले कच्चा था वो पक गया, यानी जो पुराना पदार्थ था वो क्या किया, पक करके वो अब नया पदार्थ बन गया। मोमबत्ती का जलना, क्या है, मोमबत्ती का जलना। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो उसमें 5 लक्षण आपको दिखेगा, बहुत जरूरी है। 5 अगर लक्षण दिख रहा है, उसमें से कोई भी एक लक्षण दिख रहा है तो जान लिए कि इसमें क्या हो रहा है, एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। पहला लक्षण ये है उस पहचानने का कि वो रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं। पहला होगा कि रंग में परिवर्तन होगा, क्या होगा, रंग में परिवर्तन। यानी अगर कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करेगा और नए पदार्थ बनाएगा तो उसमें क्या होगा, रंग में परिवर्तन होगा। अगर कोई अभिक्रिया से पहले वो काला रंग का था तो अभिक्रिया के बाद वो पीला बन जाएगा, यानी कि रंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। दूसरा है कि अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन कहने का अर्थ हुआ ये कि जो पहले मान के चलते हैं अभिक्रिया होने से पहले वो ठोस अवस्था में था, और जैसे ही अभिक्रिया हुआ वो द्रव अवस्था में बन गया, या तो वो गैस अवस्था में बन गया, या वो पहले गैस अवस्था में था अभिक्रिया से होने से पहले, और जैसे ही अभिक्रिया किया वो ठोस अवस्था या द्रव अवस्था में बन गया। तो ये हुआ अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण। इसमें यह भी हो सकता है कि अभिक्रिया से पहले हुआ तो या तो वो ऊष्मा ले रहा है, या तो वह क्या कर रहा है, अभिक्रिया के बाद वो ऊष्मा छोड़ रहा है, ये भी हो सकता है। दूसरा है गैस का बनना, क्या है, गैस का बनना। जब अभिक्रिया होगा, अभिक्रिया के पश्चात क्या होगा, गैस का निर्माण होगा, क्या होगा, गैस का निर्माण होगा, तो भी हम लोग को पता चल जाएगा क्या हुआ, वो रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। अगला है अपक्षेप का बनना, क्या है, यानी जब भी दो पदार्थ अभिक्रिया करेगा उसके फलस्वरूप अपक्षेप बनेगा, क्या बनेगा, अपक्षेप, यानी क्या होगा, वो नीचे बैठ जाएगा, क्या होगा, वो मान के चलते हैं दो पदार्थ नहीं है, अब दोनों पदार्थ को जब मिलाएं तो क्या बन गया, एक अपक्षेप बन गया, क्या बन गया, अपक्षेप बन गया। जैसे इसमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, अपक्षेप के रूप में है। अपक्षेप मतलब क्या हुआ, एक जमा गाद जैसा बन जाए उसे क्या कहेंगे, अपक्षेप कहेंगे। अगला ऊर्जा में परिवर्तन, क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के पहले जितना ऊर्जा था उसी ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन होगा, क्या होगा, ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ऊर्जा में परिवर्तन होने का कहने का अर्थ हुआ कि पहले जितना ऊर्जा था उतना ही ऊर्जा क्या हुआ, बनेगा, क्योंकि ये केमिस्ट्री का एक नियम है कि ना तो ऊर्जा को हम खत्म कर सकते हैं और ना ही उसे हम बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं, एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं, यही इसका कहने का अर्थ हुआ। तो आप लोग को अगर रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गया है तो आप लोग को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। चलिए अगला नेक्स्ट टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक समीकरण। क्या है, रासायनिक समीकरण। हमने भी जाना कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, अब हम जानेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो इसका परिभाषा यह है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं रासायनिक सूत्रों की सहायता से संक्षेप में दर्शाने की विधि को हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण करते हैं। यानी कि इसको हम प्रतीकों के माध्यम से समझाएंगे, और किसके माध्यम से समझाएंगे, हम रासायनिक सूत्रों के माध्यम से दर्शाएंगे, प्रतीकों के माध्यम से। जैसे ये क्या है, मैग्नीशियम है, क्या है, मैग्नीशियम। इसका हम प्रतीक क्या ले सकते हैं, हम ले सकते हैं कि थाली है, ये ले लिया, प्रतीक हो गया। और क्या हुआ, और दूसरा ये क्या है, ऑक्सीजन। इन दोनों को हम जो जोड़ते हैं, अभी तुरंत इससे पहले बताए थे, तो वो क्या बनता है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो क्या बोल रहा है, प्रतीकों, एक प्रतीक ये हो गया, प्रतीक दूसरा हो गया, इसके बाद जो बना ये क्या हुआ, एक प्रतीक हो गया। अब बोला रासायनिक सूत्रों का क्या सहायता से दर्शाने के, तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम को Mg बोलते हैं और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, O2 बोलते हैं। ये हो गया रासायनिक सूत्र हो गया, क्या हुआ, रासायनिक सूत्रों के माध्यम से। आज जो बना क्या बन गया, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। जो रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, यानी कि जो भी भाग लेता है अभिकारक या उत्पाद, उसका परिभाषा क्या होता है। जैसे बोल रहा है अभिकारक, अभिकारक को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया करने वाले प्रारंभिक पदार्थ। अभिक्रिया करने वाले प्रारंभिक पदार्थ यानी कि जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है उसमें जो प्रारंभिक पदार्थ होता है उसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और अभिक्रिया के बाद जो भी पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उत्पाद कहेंगे। और जो तीर का निशान लगाया जाता है, ये जो तीर का निशान है ये क्या है, जो तीर का निशान लगाया जाता है ये क्या दिखाता है, अभिक्रिया की दिशा दिखाता है। यानी कि अभिक्रिया इस दिशा से उस दिशा की ओर जा रहा है। जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बन रहा है,
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, यानी ये दिखा रहा है कि ये कुछ बन रहा है, इसके बाद कुछ बन रहा है, यानी कि ये दिशा दिखाता है। इसको आप उतारने का प्रयास कीजिए कॉपी में। अगला है दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण। यानी कि हम लोग दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा रासायनिक अभिक्रिया होता है, लेकिन हम लोग केमिस्ट्री पढ़ लिए हैं लेकिन पता ही नहीं है कि वो रासायनिक अभिक्रिया किसके कारण से हो रहा है ना। तो वो हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे बोल रहा है कि लोहे में जो जंग लगता है, यानी कि हम लोग प्रतिदिन देखते हैं कि जो लोहा होता है, लोहा पहले क्या होता है, एकदम काला होता है। क्या होता है? काला होता है। लेकिन उसमें जंग लगा क्या होता है? लाल लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल लाल हो जाता है। यानी कि लोहा जंग क्यों लग रहा है? कि लोहा क्या है, वो खुला स्थान में अभी रहा है, और उसमें जैसे ही ऑक्सीजन में संपर्क करता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ संपर्क करते ही वो क्या बनता है, वो जंग लगने लगता है। दूध का फटना, दूध का क्या है? फटना। दूध क्या? फटना। हम लोग प्रतिदिन देखते हैं कि दूध क्या होता है? फट जाता है। क्या होता है? वो फट जाता है। किस कारण से फट जाता है दूध का फटना? एक प्रकार का क्या है ये? एक प्रकार का क्या है ये? रासायनिक, मतलब दैनिक जीवन में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या अगला है? फल का सड़ना। यानी जो फल है वो सड़ जा रहा है। क्या कर रहा है वो सड़ जा रहा है। क्या हो रहा है? फल सड़ जा रहा है। ये भी एक प्रकार का क्या है? एक उदाहरण है। चाय बनना, यानी जो चाय बन रहा है, हम लोग जो प्रतिदिन सवेरे जो चाय पीते हैं, शाम को जो चाय पीते हैं, वो भी क्या है? प्रकार का उदाहरण है। जैसे अगला है कि जो भोजन पकना, जो सवेरे और शाम को जो भोजन बनता है, वो भी प्रकार क्या है? एक प्रकार का, वो भी एक प्रकार का क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का वो भाग है। अगला है मोमबत्ती का जलना। अगर लाइन कट जाता है, हम लोग क्या जलाते हैं? मोमबत्ती जलाते हैं। तो जो भी मोमबत्ती का जो जल रहा है, वो भी एक प्रकार का क्या है? वो एक प्रकार का क्या है? वो रासायनिक अभिक्रियाओं का उदाहरण है। अगला लकड़ी का जलना। अभी क्या हुआ? अभी लड़ाई चल रहा है पश्चिम देशों में, तो वहाँ क्या हो रहा है? जैसे लड़ाई वहाँ चल रहा है, तो यहाँ भारत में क्या हुआ? वहाँ पर गैस खत्म हो गया। जब गैस खत्म हुआ तो सारे लोग क्या करने लगा? अब लकड़ी पर क्या बनना? लकड़ी पर क्या करने लगा? वो लकड़ी पर क्या बनाने लगा? वो खाना बनाने लगा। लकड़ी पर खाना बनाने लगा। ये भी एक प्रकार का क्या है? उदाहरण है रासायनिक अभिक्रियाओं का। अगला है पटाखों का जलना। जैसे ही दीपावली आता है, हम लोग क्या करने लगते हैं? पटाखा छोड़ने लगते हैं। वो भी एक प्रकार का क्या है? वो रासायनिक अभिक्रिया कर रहते हैं। ये था रासायनिक हम लोग का दैनिक जीवन में उपयोग। अगला है रासायनिक समीकरण के प्रकार। क्या है? रासायनिक समीकरण का प्रकार। यानी जो रासायनिक समीकरण हम लोग लिखते हैं, वो दो प्रकार के लिखते हैं। पहला लिखते हैं कंकाली तरफ से, और दूसरा लेते हैं शब्द। यानी कि पहला है शब्द समीकरण, और दूसरा है क्या है? कंकाली समीकरण। इंग्लिश में बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। शब्द समीकरण का पहले हम सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे। शब्द समीकरण बोल रहा है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों एवं उत्पादकों को शब्दों में लिखा जाता है, उसे शब्द समीकरण कहते हैं। क्या बोल रहा है? यानी कि अभिकारक, यानी जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है और उसके बाद जो बन रहा है, उस दोनों को हम क्या किस में लिखेंगे? हम शब्द के रूप में लिखेंगे। जैसे मैग्नीशियम, इससे पहले हम क्या लिखे थे? मैग्नीशियम को लिखे थे Mg के रूप में लिखे थे। नहीं, आप लिखेंगे मैग्नीशियम को पूरा शब्द के रूप में लिखेंगे। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिखेंगे, ऑक्सीजन को क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों संपर्क में आता है, तो वो क्या बनता है? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये भी क्या एक प्रकार का है? शब्द है। यानी इस रूप में जब हम लिखेंगे तो उसे क्या कहेंगे? हम शब्द समीकरण कहेंगे। क्वेश्चन आएगा बिहार बोर्ड में कि शब्द समीकरण को इसमें लिखो, तो क्या लिखेंगे? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, तो बना के क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये हो गया ये। इसको हम इस रूप में हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बराबर मैग्नीशियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। दूसरा है कंकाली समीकरण। क्या है? कंकाली समीकरण। इसका परिभाषा यह है कि जिस रासायनिक समीकरण में रासायनिक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हम कंकाली समीकरण। यानी कि जिसमें हम रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करेंगे। जैसे मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का क्या होता है? Mg होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है? O2 होता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? MgO बोलते हैं। तो मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg बोलते हैं। ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? O2 बोलते हैं। अभी जब दोनों अभिक्रिया करेगा तो क्या बन गया? वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। यानी जब उसका हम क्या बोलेंगे? रासायनिक इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, वो क्या कहलाएगा? रासायनिक कंकालीय समीकरण कहलाएगा। और जो कंकाली समीकरण दे रहता है, वो क्या होता है? वो संतुलित नहीं होता। क्या होता है? वो संतुलित नहीं है, तो उसे संतुलित करना पड़ता है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 दिया हुआ है। यहाँ पर मैग्नीशियम 1 दिया हुआ है, ऑक्सीजन यहाँ पर मैग्नीशियम 1 यहाँ ठीक चल गया। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 ही हुआ है। तो यहाँ अगर यहाँ 2 करेंगे तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? इसको हम अभी बताएंगे थोड़ा देर के बाद। हम मतलब आने वाली जो टॉपिक है उसमें हम रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है, ये भी आप लोग को हम सिखाएंगे।
अगला टॉपिक ये है कि रासायनिक समीकरण को अधिक जानकारी पूर्ण बनाना। क्या है? अधिक जानकारी पूर्ण बनाना। यानी कि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसको हम और अधिक हम जानकारी उससे हम ग्रहण कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इसका परिभाषा बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण केवल यह नहीं दर्शाते कि क्या अभिक्रिया करता है, यानी कि इसमें यह नहीं दर्शाता कि अभिक्रिया क्या हो रहा है, रासायनिक पदार्थ क्या बन रहा है, नए पदार्थ क्या बन रहा है, ये नहीं, और इसमें जानकारी और क्या बनता है, बल्कि ये भी बताते हैं कि अभिक्रिया किस भौतिक अवस्था में है, यानी कि किस भौतिक अवस्था में, ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में है कि गैस अवस्था में है। ये भी शर्तों पर होती है कि अभिक्रिया को समझाना और सरल हो जाता है। यानी हमको पता चल जाए कि वो जो अभिक्रिया हो रहा है वो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में हो रहा है, गैस अवस्था से ठोस अवस्था में हो रहा है, तो अभिक्रिया के बारे में और क्या होगा, और सरल जानकारी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो पहला कि भौतिक अवस्था के प्रतीक, पहला है कि ठोस। क्या है? ठोस। अगर ठोस रहेगा तो उसके पहले क्या लगेगा, उसको ठोस से क्या बोलेंगे, सॉलिड। अब ब्रैकेट में किस तरह लिखा रहेगा, एस। यानी कोई भी अभिक्रिया हो रहा है उसमें अगर लिखा हुआ है एस, इसका मतलब हुआ क्या है, एक प्रकार का वो सॉलिड पदार्थ है। अगर लिखा रहेगा एल, एल मतलब क्या होता है, लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड। एल मतलब क्या होता है, लिक्विड होता है। अगला है कि गैस। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अगर जी लिखा हुआ है इसका मतलब वो क्या है, वो एक प्रकार का गैस पदार्थ है। अगला है एक क्यू। एक क्यू मतलब अगर जहां भी एक क्यू लिखा हुआ है यानी क्या पता चलेगा, वो एक जलीय रूप है। क्या है, वो जलीय रूप है। ये चार चीज आपको पता चल गया। जैसे उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि लोहा, लोहा जब पानी के साथ मिलाएंगे, जब लोहा को हम पानी के साथ मिलाएं तो क्या बन गया, ये लो ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। लेकिन देखो अगर हम ये नहीं देते हैं, हमको पता नहीं चलता कि लोहा क्या है, ठोस अवस्था में है कि जो जल है वो गैस अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, जो Fe2O4 बना वो किस अवस्था में है, जी के जो H2 बना वो किस अवस्था में। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पर डाल दिए S, इसका मतलब है जो जो लोहा है वो किस अवस्था में है, वो ठोस अवस्था में है। और जैसे यहाँ पर डाल दिए G, यानी जो जल है वो किस अवस्था में है, वो वो गैस अवस्था में, किस अवस्था में है, वो गैस अवस्था में। और जैसे यहाँ पर डाल दिए एस, यानी जो लो ऑक्साइड बना है वो किस प्रकार का बना है, वो नया पदार्थ, वो बना है ठोस अवस्था में। और जो H2O जो जी है ये किस प्रकार का बना है, जो हाइड्रोजन गैस, ये एक गैस में रूप में बना है। यानी जैसे ही इस रासायनिक अभिक्रिया में ये हम डाल देंगे, यानी कि ये सब जब हम इस को रासायनिक अभिक्रिया में ये सब का प्रयोग होगा तो हमको उसके बारे में और अधिक पूर्ण जानकारी प्राप्त होगा। और रासायनिक अभिक्रिया में और सारा चीज का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमको उष्मा का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है, उष्मा। तो उष्मा का प्रयोग किया जाएगा तो उष्मा वहां पर लिखा हुआ रहेगा। अगर प्रकाश का प्रयोग किया जाएगा तो प्रकाश वहां लिखा रहेगा। अगर दाब का प्रयोग किया गया अगर रासायनिक अभिक्रिया में तो वहां क्या होगा, दाब लिखा रहेगा। अगर उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया तो वहां क्या होगा, उत्प्रेरक लिखा रहेगा। अगर वहां पर उष्मा और उत्प्रेरक दोनों का प्रयोग किया गया तो वहां लिख देगा कि हाँ उष्मा और उत्प्रेरक का प्रयोग किया गया। इससे पता चलता है कि अगर उष्मा लिखा रहेगा तो वहां क्या चलेगा कि वहां उष्मा का प्रयोग हो रहा है। प्रकाश देगा यानी कि प्रकाश का प्रयोग हो रहा है। दाब अगर लिखा रहेगा रासायनिक अभिक्रिया में इसका मतलब यह हुआ कि वहां दाब का क्या किया गया, प्रयोग किया गया है। और उत्प्रेरक लिखा यानी कि उस अभिक्रिया में उत्प्रेरक का यूज किया गया। अगर लिखा रहेगा उष्मा उत्प्रेरक दोनों, यानी कि इसमें दोनों का प्रयोग किया गया है। इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया को और विश्लेषण पूर्ण मतलब और अधिक जानकारी मिलता है हमें। तो और समझने में भी क्या होता है, अधिक सार्थक होता है। अगला है कि उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर। अगला क्या है, उष्मा क्षेपी एवं उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर। यानी बोल रहा है उष्मा क्षेपी मतलब क्षेपी, और बोल रहा है उष्मा शोषी, यानी कि इसमें पता चल रहा है कि शोषी यानी कि उष्मा का ये ग्रहण करेगा, और ये क्षेपी से पता चल रहा है कि ये उष्मा का क्या करेगा, त्याग करेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या आता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। इसका परिभाषा यह है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा बाहर निकलते है उसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है तो ये परिभाषा लिख के चले आइएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। इतना लिखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन उसका एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। जैसे ईंधन का जलना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ईंधन का जलना, यानी कि ईंधन को हम जैसे ही जलाते हैं, ईंधन जैसे पेट्रोल डीजल
गैस, इस सबको हम जैसे ही जलाते हैं उससे क्या निकलता है, उसमें निकलता है उष्मा निकलता है। ये किसका उदाहरण हो गया, ये उष्माक्षेपी का उदाहरण। हम लोग जो श्वसन अभिक्रिया लेते हैं, क्या करते हैं, श्वसन क्रिया, यानी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है वो किस रूप में निकल रहा है, वो हीट के रूप में निकल रहा है। किस रूप में निकल रहा है, वो हीट के रूप में निकल रहा है। तो हीट के रूप में निकल गया तो किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर क्या है, मीथेन। जैसे ही मीथेन गैस को क्या किया, मीथेन गैस को हम क्या किए, ऑक्सीजन के साथ हम जलाएं, ऑक्सीजन के साथ जैसे ही मिलाएं वो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और उससे क्या निकला, H2O निकला। H2O यानी कि पानी निकला और क्या निकला, हीट निकला। उससे क्या निकला, हीट। यानी जैसे ही मीथेन गैस को हम जलाएंगे तो उससे क्या निकलेगा, इससे हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट निकलेगा। तो इस किस प्रकार का अभिक्रिया हो गया, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। अगला है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो उष्मा शोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन, इसका परिभाषा यह है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा अवशोषित होती है उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उष्मा का अवशोषण करेगा। क्या करेगा, उष्मा का अवशोषण करेगा। उष्मा क्या करेगा, लेगा। क्या करेगा, उष्मा लेगा। यानी कि उष्मा अंदर ली जाती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण, यानी जो भी पेड़ पौधा होता है, जो भी पेड़ पौधा होता है वो प्रकाश संश्लेषण जब भी करता है तो वो क्या करता है, उष्मा को लेता है। कहाँ से लेता है उष्मा, सूर्य के प्रकाश का क्या करता है, उष्मा का अवशोषण करता है। जैसे किसका किसका प्रयोग करता है, CO2 का प्रयोग करता है और H2O का प्रयोग करता है। लेकिन मेन यहाँ मकसद ये है हमको समझाना कि उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो यहाँ क्या कर रहा है, सनलाइट को क्या कर रहा है, अपने आप अब्जॉर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, सनलाइट को ग्रहण कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये हीट को ले रहा है। जो सनलाइट है ये प्रकार का क्या है, हीट है। क्या है, हीट है। तो उष्मा को लिया, तो उष्मा को लिया तो क्या बनाया, C6H12O6 बनाया। क्या बनाया, C6, यानी अपना खाना बना दिया। यानी क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। और ये क्या निकल गया, ये ऑक्सीजन निकल गया। तो उष्मा शोषी और उष्मा क्षेपी में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब हम जानने का प्रयास करें कि रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रिया को कर सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ पहला क्या दिया हुआ यहाँ पर, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन, संयोजन, संयोजन मतलब क्या कर रहा है कि जुड़ेगा। क्या करेगा, जुड़ेगा। इसका परिभाषा देख लेते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो पदार्थ हो गया या दो से अधिक हो गया, जब दोनों पदार्थ क्या मिलेगा, आपस में मिल जाएगा और एक नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, एक क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। बी भी एक क्या हो गया, पदार्थ हो गया। ये बना दिया ए बी, तो ये क्या ये हो गया, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसे तो नॉर्मल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखते एग्जाम्पल से, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम जल के साथ मिलाते हैं, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब जल के साथ मिलाते हैं तो क्या बन रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। और क्या जनरेट कर रहा है, वो हीट जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन, कैल्शियम ऑक्साइड और जल, यानी कैल्शियम ऑक्साइड एक पदार्थ हो गया और जल क्या हुआ, दूसरा पदार्थ हो गया। यानी जब दोनों मिला तो क्या बन गया, एक कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, नया पदार्थ बन गया। ये क्या हो गया, ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। और ये दूसरा क्या है, एग्जांपल में H2+O2, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाते हैं तो वो क्या बनता है, वो पानी बनता है। तो जो हाइड्रोजन एक पदार्थ हो गया और ऑक्सीजन दूसरा पदार्थ हो गया। अब जब दोनों को हम मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो पानी बन जाता है। और जो पानी बन रहा है वो क्या है, वो नया पदार्थ बन रहा है। तो ये क्या कहलाता है, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा है कि अपघटन अभिक्रिया। क्या है, अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया जस्ट इसका उल्टा है। क्या है, अब घटन अभिक्रिया जस्ट इसका उल्टा है। इसमें हो रहा था संयोजन में कि दो को जुड़ रहा था, नया पदार्थ बन रहा था। इसमें होगा कि एक पदार्थ दो नए पदार्थ में क्या होगा, टूट जाएगा। जैसे इसका परिभाषा करते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में बदल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अपघटन। यानी कि जो एक पदार्थ था उसका अपघटन हो रहा है, यानी कि अपघटन हो रहा है, घट रहा है। जैसे इसका एग्जांपल में देखते हैं। जैसे यहां दिया हुआ AgCl, AgCl यहां पर देखिए, इसका एग्जाम यहां पर इमेज भी देती है। AgCl को हम क्या किए, जब हम सूर्य का प्रकाश दिए, क्या दिए हम, सूर्य का प्रकाश जैसे ही AgCl पर हम, सूर्य के प्रकाश जैसे ही AgCl पर पड़ा, तो वो किसमें टूट गया,
Ag में टूट गया और क्लोरीन गैस में टूट गया। तो बताओ ये एक पदार्थ था, एक पदार्थ से क्या हुआ, दो नए पदार्थ बन गया। ये क्वेश्चन परिभाषा में यही बोल रहा था, एक यौगिक क्या होगा, दो से अधिक पदार्थों में क्या होगा, वो टूट जाएगा या तो वो बदल जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछेगा आप लोग इतना लिख दीजिएगा, आपको एग्जाम में नंबर मिल जाएगा। अगला अगला अभिक्रिया ये है कि विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस अभिक्रिया का नाम सुनते ही पता चला विस्थापन, यानी कि विस्थापित करेगा। क्या करेगा, एक तत्व दूसरे तत्व को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। जैसे पहले इसका परिभाषा देख सकते हैं, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, अपने यौगिक से हटाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें होगा ये होगा कि दो रहेगा, क्या रहेगा, जो सबसे ताकतवर तत्व होगा वो अपने जो कम ताकतवर तत्व होगा उसको क्या करेगा, बोले हटो तुम्हारा कम हो गया, हटो अब हम आ गए अपने जगह पर, तो उसको क्या करेगा, उसको हटा देगा। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर था लोहा, लोहा को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएं, क्या मिलाएं, लोहा को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ मिलाएं तो लोहा बोला कॉपर भाई तुम हमसे कम ताकतवर हो, हम मजबूत हैं, हम तुमको भगा देंगे। तो क्या किया, Fe क्या किया, Cu4 को क्या किया, भगा दिया, और अपने आप क्या किया, मिल गया, यानी कि FeSO4 क्या बन गया, FeSO4 बन गया और कॉपर बन गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जो लोहा है वो क्या अधिक क्रियाशील है, और जो कॉपर है वो क्या है, वो कम क्रियाशील है। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है, यानी कि विस्थापन करता है। इसका हम एक पूरा हम ग्राफ दे देंगे, मतलब उसका पूरा एक चार्ट दे देंगे, उसका जो भी ट्रिक होगा उसको हम भी बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को क्या दिक्कत ना हो। ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। अगला क्या है, अगला क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसे क्या बोल रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, विस्थापन अभिक्रिया में ये हुआ कि एक ज्यादा पावरफुल आदमी कम पावरफुल को क्या किया, रिप्लेस कर दिया। इसमें यह होगा कि इससे पहले परिभाषा देखते हैं, जब दो यौगिक आपस में आयनों का आदान प्रदान करता है, क्या करता है, आयनों का आदान प्रदान, बोलता है भाई तुम आयन हमको दे दो, हम आयन तुमको दे देंगे। तो क्या हुआ, आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, उसे हम क्या कहेंगे, हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि दो क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है, दो आदमी क्या हो रहा है, दूसरे पास जा रहा है, दूसरा आदमी तीसरे पास आ रहा है, मतलब पहले आदमी पास आ रहा है। जैसे AB प्लस CD जब किया क्या हुआ, A मिल गया D के साथ, अब B मिल गया BC के साथ, तो AD बटे CB हो गया, AD प्लस BC हो गया। जैसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, सोडियम सल्फेट, क्या हुआ, सोडियम सल्फेट को जब हम बेरिलियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट को जब हम बेरिलियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं, तो बोला सोडियम सल्फेट भाई तुम मेरा जो सोडियम है तुम अपने पास ले लो, और जो बेरिलियम है वो हमको दे दो। सल्फेट ने बोला, तो बोला ठीक है भाई हम बदल लेते हैं। तो ये जो सोडियम है वो कहाँ चला गया, वो क्लोरीन के साथ मिल गया, और जो बेरिलियम है वो किसके साथ मिल गया, वो सल्फेट के साथ मिल गया। तो क्या बन गया, बेरिलियम सल्फेट बट प्लस सोडियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। यानी क्या हुआ, अदला बदली कर लिया। क्या किया, अदला बदली कर लिया। क्या किया, अदला बदली कर लिया। इसको क्या बोलेंगे हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये चार अभिक्रिया हो गया, और अभिक्रिया होता है, अभी देखते हैं। अगला दिया हुआ कि अपक्षेपण अभिक्रिया। क्या है, अपक्षेपण अभिक्रिया। इसका डिफिनेशन ये कहता है कि जब दो लवणों के जलीय विलयनों को मिलाने पर अपक्षेप बनता है तो उसे क्या कहते हैं, अपक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो विलयन है, पहला विलयन दूसरा विलयन, जब दोनों के मिलाएं और उससे जो नहीं मिलेगा वो नीचे बैठ जाएगा, उसे ही क्या कहेंगे, अपक्षेपण कहेंगे। जैसे यहाँ पर था सोडियम सल्फेट और दूसरे में था बेरिलियम क्लोराइड। जब सोडियम सल्फेट को बेरिलियम क्लोराइड के साथ मिलाएं तो क्या बना, वो बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। लेकिन जो बेरिलियम सल्फेट है, जो बेरिलियम सल्फेट है वो क्या बन गया, वो अपक्षेप बन गया। क्या बन गया, वो अपक्षेप बन गया। क्या है, वो अपक्षेप बन गया। ये क्या है, अपक्षेप। यानी जब दोनों को मिलाए गिलास में तो जो गिलास में क्या हुआ, वो नहीं बना, नहीं मिला, पूरी तरह से नहीं मिला, वो क्या बन गया, अपक्षेप रूप में वो नीचे बैठ गया। ये क्या हो गया, वो अपक्षेप के रूप में बैठ गया। ये क्या हो गया, अपक्षेपण अभिक्रिया हो गया। तो अपक्षेपण अभिक्रिया होगा, उसमें जो पदार्थ बनेगा उसमें क्या बनेगा, वो सॉलिड में बनेगा। यानी कि कब बैठेगा, जब सॉलिड रहेगा तभी ना बैठेगा। तो ये किसको दर्शाएंगे, सॉलिड से दर्शाएंगे। देखो ये था जल, ये भी था एक्वस, एक मतलब क्या हुआ, जलीय रूप था, ये भी जलीय रूप था। यानी जब दोनों जलीय के रूप में मिला है तो एक सॉलिड रूप में बन गया और ये बन गया जलीय के रूप में। यानी कि जो दूसरा बना था वो जल के रूप में रह गया और उसके नीचे क्या बन गया, वो बेरिलियम सल्फेट बन गया। जस्ट दूसरा क्या है, वो उदासीनी अभिक्रिया है। क्या है, उदासीनी अभिक्रिया।
उदासीन अभिक्रिया इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या हुआ, न्यूट्रल हो जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यूट्रल। यानी कि जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रासायन, उसको बोलते हैं उदासीन अभिक्रिया। यानी एक अम्ल लेंगे एक क्षार लेंगे, अब जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और दूसरा जल बनेगा। जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाते हैं, जब HCl को NaOH के साथ मिलाते हैं तो क्या बन रहा है, वो जल बन रहा है, क्या बन रहा है, जल बन रहा है। और साथ में क्या बन रहा है, NaCl। जो NaCl वो क्या है, एक प्रकार का लवण है, और जो H2O बन रहा है वो क्या है, जल है। यानी कि ये HCl क्या हुआ, ये अम्ल हो गया, और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये क्या हुआ, क्षार हो गया। यानी जहां भी OH लगा रहेगा वो क्या होगा, क्षार होगा, और जो HCl होगा क्या होगा, ये हो गया अम्ल हो गया। जब अम्ल और क्षार को मिला है तो क्या बना, लवण बना और जल बना। ये क्या हो गया, उदासीन अभिक्रिया हो गया। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या पढ़ते हैं हम, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगला क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। आप लोग बोले थे ना कि हम आपको सिखाएंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण को हम संतुलित कैसे करते हैं, तो इसको इंग्लिश बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसका परिभाषा दे देते हैं। अगर कोई पूछेगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो परिभाषा चुपचाप से ये लिख देना है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और उत्पादकों के दोनों और प्रत्येक तत्व परमाणु की संख्या समान होती है। यानी कि जो अभिकारक भाग ले रहा है, जो उससे उत्पाद बन रहा है, दोनों का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वही रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे ई दिया हुआ है, असंतुलित समीकरण दिया हुआ है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जब अभिक्रिया किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। लेकिन इसमें ये असंतुलित है, क्यों है, यहाँ पर मैग्नीशियम एक दिया हुआ है, मैग्नीशियम कितना दिया हुआ है, मैग्नीशियम एक परमाणु दिया हुआ है, और ऑक्सीजन 2 परमाणु दिया हुआ है। लेकिन इसमें मैग्नीशियम एक परमाणु दिया हुआ है, ऑक्सीजन भी एक परमाणु दिया हुआ है। तो यहाँ पर तो 2 गो था, यहाँ घट गया एक, यहाँ पर एगो था, यहाँ पर एगो था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये है कि यहाँ 2 गो था, यहाँ एक ही हुआ है। तो यहाँ करना बैलेंस करना है, यहाँ 2 गो है तो क्या करना है, यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ हो गया 2 गो मैग्नीशियम हो गया, तो यहाँ मैग्नीशियम एक ही हुआ है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसके पीछे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। ये हो गया संतुलित समीकरण। यहाँ पर देखिए संतुलित समीकरण यहाँ पर दे दिए हैं, इसको आप उतार लीजिएगा। अगला है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया। ये बार बार एग्जाम में पूछता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। ये बार बार एग्जाम में क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। क्या होता है, बहुत कंफ्यूज होता है कि ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन निकलेगा कि ऑक्सीजन जुड़ेगा, मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा कि इसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन हटेगा, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन अभिक्रिया में इसमें बोला कि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन एवं अपचयन दोनों एक साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया अभी बताएंगे, इससे पहले बताएंगे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होता है और अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया उसे कहेंगे जिसमें ऑक्सीकरण लग रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण से ही पता चल रहा है कि ऑक्सीजन उसमें क्या कर रहा है, वो जुट रहा है। क्या कर रहा है, जुट रहा है। बोल रहा ले भाई ऑक्सीजन तुमको दे रहे हैं, जब भी हम ऑक्सीजन करने आएंगे हम ऑक्सीजन तुमको देंगे। तो ये क्या, ऑक्सीजन को क्या किया, इसमें ऑक्सीजन जुटेगा। अब बताओ, जब इसमें ऑक्सीजन जुटेगा तो बोलेगा भाई जब ऑक्सीजन हम जोड़ रहे हैं तो कुछ तो हटेगा, तो क्या हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। तो क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन हट जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हट जाएगा। जैसे यहाँ पर यह कॉपर के साथ क्या आया, ऑक्सीजन, कॉपर के साथ जैसे ही ऑक्सीजन आया ये क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। यानी ये क्या, किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया है, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। दूसरा है क्या है, दूसरा है कि अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में ये होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, ऑक्सीकरण का जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और हाइड्रोजन क्या होगा, जुट जाएगा। यानी बोलेगा भाई अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन तुम कहां पर है, तुम भागो यहां से, तो ऑक्सीजन को क्या करेगा, भगा देगा। और क्या बोलेगा, हाइड्रोजन तुम आओ मेरे पास, हाइड्रोजन आकर जुट जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन हट जाएगा और ऑक्सीजन जुट जाएगा। जैसे ये कॉपर ऑक्साइड है, क्या है ये, कॉपर ऑक्साइड। जैसे ही हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया, कॉपर ऑक्साइड को हम जैसे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया किया, बोला भाई ऑक्सीजन हम हाइड्रोजन आ गए हैं, अब तुमको हटना पड़ेगा। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ कॉपर बचेगा और हाइड्रोजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले भाग जाएगा। तो क्या होगा, H2O बन जाएगा। यानी कि जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करा जाता है तो क्या बनता है, कॉपर बनता है, और क्या बनता है, वो जल बन जाता है। और अगर दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, क्या हो, दोनों अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन भी जुड़ रहा है
और हाइड्रोजन भी हट रहा है, या हाइड्रोजन जुट रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, यानी जब दोनों अभिक्रिया एक साथ होने लगे तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर ये हो रहा है कि एक पदार्थ ऑक्सीकृत हो रहा है तो दूसरा पदार्थ क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। यानी ये जो पदार्थ है, इस पदार्थ में क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीजन जुट रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। क्या हो रहा है? इसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। और इसमें क्या हो रहा है? हाइड्रोजन की क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। यानी हाइड्रोजन क्या हो रहा है? हट रहा है। हट रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? जुट रहा है। यानी जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जुड़ना और हटना एक साथ हो तो उसे क्या कहेंगे हम? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। जब हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे तो हम सारा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया का जो जितना भी क्वेश्चन बन सकता है, और संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, अपक्षेपण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, सारा का एग्जाम्पल हम क्या करेंगे? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारा क्वेश्चन प्रयास करेंगे सोल्व करने का। आप देखेंगे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव क्या है? दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव, यानी कि जो हम लोग दैनिक जीवन में जो देखते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है? बहुत सारा प्रभाव छोड़ता है। पहला प्रभाव दे रहा है जो संक्षारण। क्या हुआ है? संक्षारण। संक्षारण वो पहला क्या है? संक्षारण। इसको इंग्लिश बोलते हैं कोरिजन। जब आ जाएगा कोरिजन, बोलेगा संक्षारण किसे कहते हैं, तो इसका परिभाषा क्या होता है? धातुओं को क्या होता है? वायु या नमी या ऑक्सीजन के साथ जब धीरे धीरे नष्ट होने लगता है उसे क्या कहते हैं? संक्षारण। यानी कि बहुत सारा धातु है वो क्या करता है? वो वायु के साथ जैसे ही संपर्क करता है वो क्या होता है? धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जैसे ही पानी पड़ता है तो उससे भी क्या होता है? वो जंग लगने लगता है। जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो वो क्या होता है? वो जंग लगने लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। जैसे यहाँ पर लोहा है, लोहा को हम जैसे ही ऑक्सीजन के साथ लाएं और पानी के साथ मिलाएं तो क्या हुआ? वो जंग लगने लगा। क्या करने लगा? जंग। जैसे यहाँ पर जो गेट है, ये पहले गेट पूरा सुंदर था, इस सुंदर गेट को क्या किया है? ऑक्सीजन और पानी दोनों मिलकर क्या बोला हम तुमको इतना काला बनाएंगे, इतना काला बनाएंगे कि तुम सोच भी नहीं सकती। इसको क्या कर दिया? ये एकदम पूरा जंग करके काला कर दिया। इसको सुंदर गेट को पूरा काला कर दिया। ये जो नट दिख रहा है इसको क्या करता है? पूरा काला कर देता है। ये जो संक्षारण हो रहा है इसको हम बचाव करने के लिए, यानी कि अगर बोलेगा क्वेश्चन को बोलेगा संक्षारण को बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला हम क्या कर सकते हैं? पेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पेंट। अगर पेंट कर देंगे तो बोलेगा भाई ये तो गलत तुमरे साथ किया, हम कितना बढ़िया उसके साथ मिल रहे थे और उसको खराब कर रहे थे और तुमने आया पेंट करके हमको नष्ट कर दिया। तो सबसे पहले ये पेंट कर सकते हैं। दूसरा बोलते हैं जस्ता लेपन। अगर इस पर हम जस्ता चढ़ा देते हैं किसी भी धातु पर तो वो क्या होगा? वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। या उस पर क्या करेंगे? तेल या ग्रीस, या उस पर हम तेल लगा देते हैं या तो ग्रीस लगा देंगे तो भी क्या होगा? वो नष्ट होने से बचेगा। यानी संक्षारण से बचाव हमको मिल सकता है। अगला है विकृत गंधिता। क्या है? विकृत गंधिता, यानी कि इसको बोलते हैं रेनसिडिटी। रेनसिडिटी यानी कि वसा एवं तेलों का ऑक्सीजन होकर दुर्गंध एवं स्वाधीन हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। क्या है? यानी जो भी वसा है, क्या है? जो भी वसा है और जो भी तेल है, जो वसा और जो तेल है ऑक्सीजन के साथ जैसे ही मिलता है वो क्या होता है? वो गंध छोड़ने लगता है। क्या छोड़ने लगता है? गंध छोड़ने लगता है। और जो गंध जब छोड़ेगा तो वो क्या हुआ? उसका जो स्वाद होगा वो क्या हुआ? खराब हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे? स्वादहीन बोलेंगे। और जब स्वाद खराब हो जाएगा तो क्या हुआ? दुर्गंध होने लगेगा, दुर्गंध देने लगेगा, दुर्गंध देने लगेगा। इसी को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। जैसे यहाँ इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है ताजा तेल, ताजा तेल और भोजन। ये क्या है? ये ताजा तेल और भोजन। ये है खराब तेल और भोजन। ये क्या है? ये खराब तेल। यानी अगर ताजा तेल रहेगा तो एकदम पूरा सुंदर रहेगा। क्या रहेगा? पूरा सुंदर रहेगा। और जैसे ही इसमें खराब होगा, यानी जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो बोले भाई ऑक्सीजन तो जानवे करते तुम लोग, ऑक्सीजन जो है क्या करता है? एकदम खराब करने वाला चीज है। ये आया क्या किया? ये खराब कर दिया। ऑक्सीजन आएगा जला के चला जाएगा, ऑक्सीजन आएगा खराब करके चला जाएगा। और क्या किया? ये खराब कर दिया तेल को भी और भोजन को भी। यानी अगर इसको हम बचाना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको झाँप के रखना पड़ेगा। झाँप के तो रहना पड़ेगा उसमें। विकृत गंधिता से बचाव। क्वेश्चन आएगा कि विकृत गंधिता से कैसे बचाव कर सकते हैं, तो पहला हम कह सकते हैं वायुरोधी पात्र में रखना। वायुरोधी पात्र में, इसमें क्या किया? शीशा में रख दिए। किसमें रख दिए? शीशा में। शीशा में क्या होता है कि वहां पर ना तो ऑक्सीजन जा सकता है ना, अगर ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो क्या होगा? वो बचाव से सुरक्षित रहेगा।
खराब से सुरक्षित रहेगा। अगला रेफ्रिजरेटर में रखना। रेफ्रिजरेटर में हम लोग क्यों रखते हैं, यानी अगर कोई वस्तु को हम रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, वो कम हो जाता है। क्या होता है, जब टेम्परेचर अगर कम रहेगा तो जो ज्यादा दिन टिक पाएगा, क्या होगा, ज्यादा दिन टिक पाएगा। अगला है प्रतिऑक्सीकारक मिलाना, यानी कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो दुश्मन है उसको बोलते हैं प्रतिऑक्सीकारक। तो प्रतिऑक्सीकारक को जब हम मिला देंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा दिन सुरक्षित रहेगा। अगला है नाइट्रोजन गैस का भरना, यानी कि हम लोग जो भी चिप्स खाते हैं, यानी जो भी पॉलिथीन में हम लोग भर के देखते हैं, उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा रहता है। वही नाइट्रोजन गैस करता है वो बहुत दिन तक क्या करता है, वो सुरक्षित करके रखता है। और जैसे नाइट्रोजन गैस उसका अवधि खत्म होता है तो वो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। यानी कि जो भी चिप्स होता है, जो भी मतलब पैकेट में जो भी वस्तु आता है भर करके, उसमें कौन सा गैस होता है, उसमें होता है नाइट्रोजन गैस होता है। चैप्टर को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर कोई टॉपिक छूट गया है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन सा टॉपिक इसमें छूट गया है। और लास्ट में हम यही करना चाहेंगे कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जो सफलता है वो क्या मचा दे, वो शोर मचा दे।